हेलो एंड वेलकम टू एमए टीवी कश्मीर इन फोकस। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम कश्मीर से मुतालिक, जम्मू कश्मीर से मुतालिक बात करते हैं, खास तौर पर पीओजे के यानी पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर, पाकिस्तानी कब्जे वाला गिलगित बल्तिस्तान और इससे रिलेटेड जो भी खबर हो उसको हम आपके सामने जरूर रखते हैं। नाज़रीन, ताज़ा खबर तो ये है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो टीचरों की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आज़ाद कश्मीर स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके 30,000 से ज़्यादा मेंबर हैं। उनके इलेक्टेड प्रेसिडेंट सरदार आसिफ और जनरल सेक्रेटरी आमिर फिरदौस अवान को नौकरियों से निकाल दिया गया। इसका बैकग्राउंड ये है कि 2019 से जो है वो ये मुतालबा चल रहा था कि जो इनकी अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। अमल दरामद नहीं हो रहा, स्कूल टीचर्स के बहुत सारे मसाइल हैं और गुजारा नहीं हो रहा, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। तो ऐसे में फिर जो स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन है पीओजेके की, उन्होंने कॉल दी कि हम मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और वहां धरना देंगे। और इसी तरह उन्होंने शेड्यूल बनाया कि 8 तारीख को यहाँ ऐसे जो है वो टोटल बाइकाट शुरू हो जाएगा तमाम क्लासेस का और एजुकेशन सिस्टम का, और फिर 11 जुलाई को हम लोग मुजफ्फराबाद पहुंचे। उसका जवाब जो है वो पाकिस्तानी कब्जे वाली जम्मू कश्मीर सरकार ने ये दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो कहा एजुकेशन सेक्रेटरी को कि इनको फारग करें, और एजुकेशन सेक्रेटरी ने जो नाजिम है एजुकेशन का उसको हदायत जारी की और उसने जो है मिसकंडक्ट का नोटिफिकेशन जारी करके इन दोनों को नौकरियों से निकाल दिया है। अब देखना ये है कि आज जो है वो 6 तारीख है और देखना ये है कि अब आगे जो है वो 8, 9, 10, 11 तक क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। जाहिर है ये मामला इतना आसानी से जो है ये खत्म होने वाला नहीं है। मेरा ख्याल है हुकूमत ने इन दोनों को नौकरियों से निकाल के बहुत बड़ी गलती की है और 30,000 से ज्यादा जो टीचर्स हैं वो किसी तरह भी उनको सबमिशन में नहीं लाया जा सकता। नाजरीन, दूसरा बड़ा वाकया जो है वो 2 दिन पहले ये हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के बाहर चारों तरफ से पुलिस ने उसको घेरे में ले लिया और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की जो असेंबली है उसमें पुलिस घुस गई। वहां से सारे स्टाफ को उन्होंने बाहर निकाल दिया, जर्नलिस्ट थे उनको भी निकाल दिया और जो असेंबली मेंबर्स थे उनको भी निकाल दिया और उसके बाद असेंबली सील कर दी। इसका बैकग्राउंड ये है कि एक हफ्ता पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के खिलाफ मुकदमा चल रहा था जाली यानी फेक लॉ की डिग्री का। उसका फैसला सुनाते हुए जो एपिलेट कोर्ट है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान की, जो समझ लें कि वहां की सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये फैसला जारी किया कि हाँ ये जाली डिग्री है और 62-63 जो है 62-63 जो आर्टिकल है उस पर अब खालिद खुर्शीद पूरा नहीं हो सकते, जो सादिक और अमीन का आर्टिकल है। लिहाजा इनको अब नाअहल करार दिया जाता है, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है और उसी डिस्क्वालिफिकेशन के नतीजे में वो चीफ मिनिस्टर की सीट खाली होती है और असेंबली जो है उसके अंदर नए जो लीडर ऑफ हाउस है यानी कि चीफ मिनिस्टर है उसका इलेक्शन होना होता है और फिर पुलिस जाके वो इजलास बंद कर देती है और वो सारा बंद हो जाता है क्योंकि अब हाउस ट्रेडिंग होगी, अब प्रेशर आएंगे, पिंडी से फोन जाएगा कि फलां को वोट देना है आपने। बिल्कुल उस तरह जिस तरह से तनवीर इलियास को पीओजेके में एक मामूली सी बात पर कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके उनको नाअहल करार दिया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया पीओजेके में, इसी तरह से खालिद खुर्शीद को भी अब गिलगित बल्तिस्तान असेंबली से फारिग कर दिया गया। दोनों इलाकों की जो
चीज कॉमन है वो ये है कि दोनों में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी पार्टियों की गवर्नमेंट्स थी। तो अब नजर ये आता है कि ये जो क्राइसिस है इसमें इजाफा होगा पीओजीबी में भी और पीओजेके में। ये कुछ खबरें अहम थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था और आपको बताना चाह रहा था। इसके अलावा हालात लोगों के उसी तरह से हैं जैसे पहले थे, यानी अब तता पानी जो है उसके इलाके धन्नू और गोई में आटे के डिपो जो है वहां से सरकारी आटा गायब हो चुका है और अवाम, ये वहां के लोकल न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट है नाजरीन, फाकों पर मजबूर है। इसी तरह चड़ोई में जो पीओजेके में है, सैनिटरी वर्कर्स ने कहा है कि 17 साल होने के बाद भी उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा और वो महंगाई के इस दौर में 550 रुपए दिहाड़ी पर काम करने पर मजबूर हैं। ये कुछ खबरें थी नाजरीन जो आपके साथ शेयर करना मकसूद था। अब हम चलते हैं एक और मसले की तरफ। नाजरीन, आपको मालूम है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग 4 दिन पहले हुई और उसमें नरेंद्र मोदी जी और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक दूसरे के ऊपर कुछ इल्जामात लगाए। अब कुछ इल्जामात सच हैं और कुछ इल्जामात बेबुनियाद। जो इल्जामात नरेंद्र मोदी जी ने लगाए वो तो सच हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है और ये बात अमेरिका यात्रा के दौरान जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की जॉइंट स्टेटमेंट से भी जाहिर होता है कि दोनों बड़े मुल्क जो है इस पर मुत्तफिक हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो हो रहा है और कश्मीर में आतंक फैलाने की पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो अभी रुकी नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दी कि कश्मीर में ह्यूमन राइट अब्यूज हो रही है इंडिया की तरफ। तो वो तो हमने काफी इंटरव्यूज किए हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मैंने इंडियन कश्मीर के लोगों के साथ पैनल भी शेयर किया है और वहां तो कोई ऐसी बात नहीं है कि ह्यूमन राइट अब्यूज हो रही है। तो वहां तो बड़ी डेवलपमेंट और तरक्की हो रही है। क्या ये एससीओ का जो अदारा है ये कोई फाल अदारा है? इस इदारे का कोई फायदा है? इससे हम क्या बेनिफिट उठा सकते हैं? और क्या ये मसला है कश्मीर में कोई किरदार अदा कर सकता है? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक दफा फिर जुड़े हैं आपके जाने पहचाने फॉर्मर टेरिटोरियल आर्मी के फॉर्मर चीफ, 22 साल तक जम्मू कश्मीर में देश की सेवा करने वाले मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज। उनका स्वागत करते हैं अपने शो में। बहुत आपका वेलकम है जी जनरल साहब। मेहरबानी मिर्जा साहब। जनरल साहब, कैसे देखते हैं एससीओ की मीटिंग हुई है और प्यूतन ऐसे बैठा हुआ है, शी जिनपिंग इधर उधर देख रहा है और ये शहबाज शरीफ जो है वो इल्जामात लगाई जा रहा है, वो सोच रहे हैं यार ये बंदा है क्या है, ये क्या करने आया है? हाँ, देखो सच्चाई ये है कि आपने बहुत अच्छा बोला कि ये एक शंघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये 2001 में बनाया गया था। ये स्पेशली रूस और चाइना ने मिलकर बनाया था और इसमें 2005 में हम एक ऑब्जर्वर थे और 2017 में भारत भी इसका एक फुल फ्लैग मेंबर बना था पाकिस्तान के साथ। अभी इसके अंदर 8 देश हैं और अभी 9वां देश ईरान में मिल गया, जिसमें रूस भी है, चीन भी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान भी आ गया है। ये भी सच्चाई है कि जो इस बार की प्रेसिडेंसी भारत के पास थी, ये एससीओ मीटिंग भारत ने इसको एक प्रकार से वर्चुअल बुलाया गया और वर्चुअल में जिस प्रकार से कुछ एक बातें भारत के प्रधानमंत्री ने बोली उसमें कोई शक और सवाल नहीं होता, ये पूरा वर्ल्ड जानता है। आज जो पाकिस्तान है एपी सेंटर बन गया टेररिज्म का। उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में बोला कि कुछ एक ऐसे देश हैं जो टेररिज्म को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट बनाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं और ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरा उन्होंने एक बहुत बोला कि कुछ एक देश जो हैं इनका मदद भी करते हैं, जो कि टेररिस्टों की मदद होती है। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इशारा चीन की तरफ था। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की भी बात की, जहां पर दोनों पे बात जाती है, चाहे वो पाकिस्तान है और चीन है। ये सच्चाई है कि जो शहबाज शरीफ जो हैं वो वैसे ही कॉर्नर हो रखा, पाकिस्तान के हालात बुरे हैं और ऊपर से उन्होंने जो पॉइंट रेज किए। आज सच्चाई है कि कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं, मगर वो भारत वाले कश्मीर में नहीं, वो पाकिस्तान वाले में
ह्यूमन राइट उल्टा बिल्कुल चोर को बिल्कुल ऐसा तो ही है। डांटे। और आज की तारीख में गिलगित बाल्टिस्तान पीओजे में हालात खराब हैं, चाहे मीरपुर है, चाहे मुजफ्फराबाद है, या कोटली है, या आपका गिलगित बाल्टिस्तान है। वहां पर लोगों को खाने को दाने नहीं है, वहां पर बिजली नहीं आती, पे पेंशन नहीं मिलती। तो ये कौन से ह्यूमन राइट वायलेशन की बात कर रहे हैं आप, देखें झांक के। और भारत के अंदर जो तरक्की हुई है, स्पेशली लास्ट 10 साल में, कहां से कहां पहुंच गया है जम्मू एंड कश्मीर। आज वो भारत की वन ऑफ द बेस्ट स्टेट बनने वाला है। वहां पर आजकल देखो जाल बिछ गया है सड़कों का, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, ग्राउंड रूल पे डेमोक्रेसी आई है। वहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, पंचायत इलेक्शन, अभी डिलिमिटेशन का प्रोसेस खत्म होगा, अभी इलेक्शन होने हैं अगले 3-4 महीने में। और सच्चाई यह है, रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म हुआ है वहां पर, IIM, मेडिकल कॉलेज, रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन, सब कुछ बिछ गया है। और अब अगर आप देखें कि जो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में उन लोगों को महसूस हो रहा है वो 50 से 60 पीछे रह गए। और कहाँ शहबाज शरीफ कौन सी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा बोला, जब शहबाज शरीफ बोल रहे थे तो आप देखें, चाहे वो पुतिन हो या शी जिनपिंग हो, वो भी उसकी तरफ इतना ध्यान से नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको मालूम है झूठ बोल रहा है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान जो है अपने ही कुकर्मों से एक प्रकार से टूटेगा। और जिस प्रकार से उसके हालात है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तरीके तालिबान पाकिस्तान बोल्ड हो रहा है। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने बोली, क्या एससीओ समिट कुछ एक ऐसा कुछ कर सकता है जिससे रीजनल में पीस और सिक्योरिटी आ सकती है। देखो, एक तो ये बायलैटरल इशू का फोरम तो नहीं है, ये पॉलिटिकल और सिक्योरिटी का फोरम है। और मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर कुछ ऐसा हो सकता है कि हम किसी सोल्यूशन की तरफ पहुंचे, क्योंकि भारत के अगेंस्ट जो हैं वो चीन और पाकिस्तान दोनों हैं। और भारत के साथ बाकी सभी देश खड़े हैं, चाहे वो ईरान है या सेंट्रल एशियन स्टेट है, या जो ये और या रूस है। और अब भारत के लिए एक ही सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है एससीओ का, वो है रीजनल कनेक्टिविटी। अगर रीजनल कनेक्टिविटी होती है और इन देशों के बीच में ट्रेड बढ़ता है तो ये सभी को फायदा होगा। भारत ने ये भी बोला, ईरान के आने से चाबार के पोर्ट से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है जो अफगानिस्तान जाती है, फिर सेंट्रल एशियन स्टेट, और फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को मिलाती है। और इसी प्रकार से अगर हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती है, ट्रेड बढ़ता है पूरे इस रीजन में, मुझे लगता है वो एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है बिनिस्बत हम अपने जो एक प्रकार से एक दूसरे देश के प्रति जो नफरत है उसको कम करे। ये इसका एक फायदा हो सकता है। पर उसमें मुझे शक और डर ये है, क्योंकि पाकिस्तान और जो चीन है वो टेररिज्म से इतने लिपटे हुए हैं, स्पेशली पाकिस्तान जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का को छोड़ ही नहीं रहा, इसके बिनिस्बत की वहां पर फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। आपने बहुत अच्छा बोला कि जो जॉइंट स्टेटमेंट पास हुई थी, इवन प्रधानमंत्री की जो यूएस विजिट के बाद, वहां पर लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादियों का नाम बड़े साफ सुथरे शब्दों में बोला गया कि इनको इनको इनकी बेसिस को बंद करे, पाकिस्तान शुड स्टॉप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो मुझे लगता नहीं कि अभी कोई शक और सवाल किसी को रह जाता है जब अमेरिका जैसा देश वो उंगली उठा के पाकिस्तान को बताता है। तो यह सच्चाई है कि पाकिस्तान जो है मानने वाला नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि एससीओ में कोई कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। एक एससीओ जो है वर्चुअली एक फॉर्मेलिटी के तौर पे चलेगा, क्योंकि रीजनल सिक्योरिटी, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, इनके बारे में बात हो सकती है, मगर जब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात आती है, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फंडिंग की बात आती है, तो ये सबको पता है पाकिस्तान का रवैया क्या है। और इसी प्रकार से जब चीन की बात आती है, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर टेररिज्म का ध्यान दो कि चीन के दो एक प्रकार से डबल फेस्ड है चीन। कहीं तो बोलता है कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, और उसी तरीके से माजिद मीर जो है, अभी जो सबसे नोन टेररिस्ट जो मुंबई अटैक में इन्वॉल्व था, उसको एक टेक्निकल होल्ड लगा के, और वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट नहीं बनने देता। तो यह सच्चाई है कि चीन का भी दोहरा मापदंड है आतंकवाद को लेके। चीन भी पाकिस्तान के साथ है जब आतंक की बात आती है। तो फिर ये फोरम कैसे आप रिजल्ट हासिल कर सकता है अगर चीन और पाकिस्तान जैसे देश
आतंकवाद का साथ नहीं छोड़े। और मगर ये सच्चाई है कि अगर कनेक्टिविटी और रीजनल ट्रेड की बात हो तो इसमें कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है इन सभी देशों के लिए, क्योंकि ये पॉपुलर तो होता जा रहा है। इसमें बेलारूस, मंगोलिया भी हैं, वो भी अगले टाइम में बेलारूस इसका परमानेंट मेंबर बनेगा। मगर ये सच्चाई है कि इसके अभी आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि इसके पास इतना बड़ी से है, जबकि इसके 25% पॉपुलेशन से ज्यादा 30% जीडीपी कवर करता है और बहुत लार्ज एरिया ये कवर कर रहा है, स्पेशली यूरो एशिया का भी और यूरोप का। तो ये सच्चाई है, ये फोरम बहुत बड़ा हो सकता है, मगर अनफॉर्चुनेटली जिस फोरम में पाकिस्तान होता है वो फोरम चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि टेररिज्म से लिपटा हुआ है। मिर्जा साहब, बिल्कुल आपने कहा, सही कहा। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो टेररिज्म से में लिपटा हुआ है या उससे लिपटा हुआ है। पाकिस्तान का एक ही काम है गया, जिथे जाना है उथे गंद ही पाना है। एनीवे, जनरल साहब, ईरान को मिल गई पूरी मेंबरशिप इस दफा एससीओ की। क्या सऊदी अरेबिया को भी एससीओ की मेंबरशिप देंगे? अब चाइना वाले उनको प्रमोट करेंगे क्योंकि सुलह जो करा दी है उनकी। और हाँ ईरान बिल्कुल की बिल्कुल। क्या सिग्निफिकेंस है इसमें? क्या सिग्निफिकेंस है? क्या ईरान को चाइना जो है उसने दाना डाला है ताकि चाइना चार बाग और ये सारा सेंट्रल एशिया का रास्ता उसको दे? बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है, 2-3 बातें आपने बहुत अहम बोल दी 2-3 सेंटेंस में। एक तो सच्चाई है कि चीन का अब एक प्रकार से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने वाला है वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट में। जिस प्रकार से वो पीस ब्रोकर बन के निकला है ईरान के और सऊदी के बीच में, ईरान और यूएई के बीच में, जो कि वो दुश्मन थे और 10 साल से करीब-करीब इनको डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे। आज जो चीन है इस इलाके को देख रहा है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, मार्केट के लिए, और इसी प्रकार अफ्रीका को। और आज उसने ईरान को, यह सच्चाई है, ईरान को लाने वाला चीन का बहुत बड़ा रोल है एससीओ में। और क्योंकि ईरान और सऊदीज के रिलेशन अब अच्छे हो गए हैं, तो मुझे लगता है सऊदी अरेबिया भी एससीओ में आना चाहता है और वो आने वाले समय में आएगा। एक इसकी फॉर्मेलिटी है, 1-2 साल लगते हैं, जैसे कि अभी बेलारूस अगले साल आएगा, इस साल ईरान आया है। तो मुझे लगता है इसी प्रकार से सऊदी भी आ सकते हैं, और क्योंकि चीन चाहेगा आए। और ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि चीन चाहता है कि किसी तरीके से जो चाबार पोर्ट है, ईरान जो है भारत को ना दे के वो चीन को दे, और वो बहुत प्रेशर डाल रहा है, ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि चीन चाहता है कि ये ग्वादार जो पोर्ट है, ये चाबार बहुत नजदीक है उससे, कोई 200-300 किलोमीटर, और वो चाहता है कि ये दोनों पे अगर इसका दबदबा बने तो इसको फायदा है, क्योंकि वो चाहता नहीं कि भारत का कोई इन्फ्लुएंस हो स्पेशली ईरान में चाबार पोर्ट के थ्रू, और वो सेंट्रल एशिया की तरफ जाए। तो मुझे लगता है कि वो अब ईरान को करेगा कोशिश किसी तरीके से ये करने की कि भाई चाबार पोर्ट में उसकी बेसिस, अगर वो नहीं कर पाया कि भारत को डिसरोज नहीं कर पाया, मगर उसके बावजूद भी वो अपना फुट होल्ड पक्का कर एस्टेब्लिश करेगा चाबार पे, क्योंकि ग्वादार और चाबार उसके पास दोनों होते हैं, तो उसको बहुत फायदा होता है। ऊपर से जिबूती है। तो ये सच्चाई है कि चीन जो है एक बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा वेस्ट एशिया में और नॉर्थ अफ्रीका और अफ्रीकन कंट्रीज में। और अब चीन का दबदबा है, चीन के रिलेशन जो एक प्रकार से मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, और ईरान और सऊदी की जो बातचीत के बाद उसका दबदबा बढ़ गया है, इसमें कोई शक नहीं। और इसके कारण आप देखें रूस का भी दबदबा है, चीन का भी वहां दबदबा है। अब अमेरिका है जिसका इन्फ्लुएंस बहुत कम हो गया वहां, अमेरिका का ध्यान इंडो पैसिफिक की तरफ ज्यादा है, और इसी प्रकार से इसका फायदा चीन ने भरपूर उठाया है। और आज की तारीख में चीन जो है मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत छा गया है और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि चीन का जितना दबदबा बढ़ेगा वो भारत के लिए कोई अच्छी न्यूज नहीं है। तो भारत को अपनी चाल बड़े सोच समझ के चलनी पड़ेगी, स्पेशली ये मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनके साथ भारत के बहुत अच्छे रिलेशन हो गए थे, चाहे सऊदी है, यूएई है, ओमान है, कतार है। अब हमें सोचना पड़ेगा और किस प्रकार से हम यकीन करें कि हमारे रिलेशन जो हैं इससे इम्पैक्ट ना हो, बल्कि भारत अलग हिसाब से अपने रिलेशन रखे और बढ़ते जाए। और चाबार पोर्ट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। भारत ने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है और वो भारत के लिए कनेक्टिविटी है सेंट्रल एशियन स्टेट को जाने के लिए,
और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को कनेक्ट करने के लिए, जिससे वो यूरोप के अंदर और रशिया के अंदर ट्रेड बढ़ा सकता है। और ये एक ऐसा रूट है जो बाईपास करता पाकिस्तान को। तो मुझे लगता है कि भारत का पूरा एम उस पर रहेगा, और चीन जो है वो चाहेगा कि उसका दबदबा बने मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, और इसी प्रकार से ग्वादार के साथ वो चाबार पोर्ट को भी लेने की पूरी भरपूर कोशिश करेगा ईरान से। तो ये सिचुएशन हमें देखनी है, बदलते हुए रिश्ते हैं, मगर ये सच्चाई है कि अगर कोई बात करें कि टेररिज्म को देख के कुछ कमी आ सकती है या एससीओ कोई कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है, मुझे लगता नहीं कि कोई खास रोल कर सकता है। मगर ये सच्चाई है कि आने वाले समय में भी एससीओ का दबदबा बढ़ रहा है। एससीओ के अंदर देश आने के लिए तैयार हैं, आना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात तो बहुत जरूरी है, और इसका सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है रीजनल कनेक्टिविटी और एक ट्रेड का। अगर सारे देश इकट्ठे रहें तो ये भारत को भी फायदा होगा और बाकी देशों को भी फायदा होगा। बृहस्पति जो है पाकिस्तान जैसा देश, उसका एक प्रकार से ध्यान दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो जहां भी जाता है उस चीज को ही एक फेल करा देता है। मिर्जा साहब। जनरल साहब, ये ईरान जो है, इसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है दुनिया में, इस इलाके में, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप याद करें तो 19वीं सदी से, यानी कि 1820, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक, बल्कि 20वीं सदी के आगाज तक ईरान रूस और ब्रिटिश एम्पायर के दरमियान खेलता रहा है। पहले नेपोलियन भी चाहता रहा है कि उसको रूस से, क्योंकि वो भी फ्रेंच इंडिया आना चाहते थे, वो कोशिश की उन्होंने, नेपोलियन ने, कि रूस पे हमला करें, और रूस से होते हुए बरास्ता ईरान जो है वो यहाँ दाखिल हो हिंदुस्तान में, क्योंकि जो अफगानिस्तान है वो रास्ता ज्यादा मुश्किल था, और ईरान से बलूचिस्तान के रास्ते वो चाहता था नेपोलियन। लेकिन वो इसीलिए कुछ अरसा ये फ्रेंच के साथ रहे ईरान वाले, फिर ये ब्रिटिश के साथ आ गए। तो बात यह है कि जनरल साहब, सब पैसे की गेम है जहां तक ईरान का ताल्लुक है, और हमेशा रही है। अब सुनने में आ रहा है कि चाइना ने ईरान को $400 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ओवर पीरियड ऑफ 25 ईयर्स दिया है। अब वक्त मेरा खत्म हो गया, वरना इस पर हम बात करते। नाज़रीन, आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब के साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। ट्यूसडे को यहीं से हम इस गुफ्तगू का दोबारा से आगाज करेंगे, ट्यूसडे 6:30 बजे लंदन टाइम। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।